नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में। यानी कि जो अभी हाई लेवल मीटिंग हुई थी पीएम, होम मिनिस्टर और 14 ऐसे लीडर्स जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, जो जम्मू कश्मीर की पार्टीज हैं, उनके बीच में एक मीटिंग हुई। इसके अंदर जो डिस्कशंस हुए मीटिंग में, और खास करके ये जो इशू है ऑफ डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का जो मुद्दा है, उस पर कैसे सहमति बनी है, क्या होता है ये डीलिमिटेशन और किस तरह से आगे पॉलिटिकल फ्यूचर होगा जम्मू एंड कश्मीर का, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का मैप समझते हैं और भारत के पास इफेक्टिवली कितनी टेरिटरी है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारत के पास ये जो टेरिटरी है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर। और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये भी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो भारत इन दोनों को मिला के बोलता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके। और भारत अभी भी इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। ये बात और है कि वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। और इन जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और जो भारत के पास है, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर एलओसी। ठीक है, इसी एलओसी के पास आपको यहाँ दिख रहा होगा सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक तरफ है चाइना, दूसरी तरफ है पाकिस्तान, और यहाँ से कोई एस्केलेशन ना हो, दोनों पे नजर रखने के लिए सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। अगर बात करें, ये जो हिस्सा है लाइनिंग में आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा पीओके का, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 में, गिफ्ट कर दिया था। तो ये वाला हिस्सा किसके पास है? चाइना के पास है। और यहां से ही आपने पढ़ा होगा सीपैक के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक, जिसके ऊपर भारत हमेशा ऑब्जेक्शन दिखाता है। तो ये वाला सीपैक भी यहीं से गुजर रहा है। इसमें भारत कहता है कि देखिए, आप अपनी कनेक्टिविटी के थ्रू हमारी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये हमारे पीएम का स्टेटमेंट था कि कनेक्टिविटी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री। तो ये सीपैक भी इसी में से ही गुजरता है। अब बात करें ये इस वाले एरिया की, तो ये है अक्साई चिन, और ये अभी चाइना के कब्जे में है, भारत के पास नहीं है। और इसके बीच में जो बॉर्डर है भारत और इस अक्साई चिन के बीच में, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी। तो एलएसी जो है बॉर्डर है इंडिया चाइना के बीच में, अगर आप समझें, और एलओसी जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो ये जो बाकी का एरिया रह जाता है भारत के पास, ये होता है जम्मू एंड कश्मीर। ये है इफेक्टिवली भारत के पास। अब बात करते हैं कि क्या हुआ है 5 अगस्त के डेवलपमेंट के बारे में। अगर हम बात करें तो 5 अगस्त को क्या होता है कि 5 अगस्त 2019 में एक भारत सरकार क्या करती है, आर्टिकल 370 जो कि स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को, उसको एब्रोगेट कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक और एक्ट लाया जाता है, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल। तो रीऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अब 2 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आएंगे, मतलब 2 अलग अलग पार्ट कर दिए, एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा होगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश होगा उसके पास क्या होगी, अपनी खुद की लेजिस्लेचर होगी, वो हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूं कि जो विधानसभा की सीटें हैं कश्मीर में वो किस तरह थी पहले। अगर हम बात करें तो देखिए 24 सीटें हैं टोटल, वो हमने रिजर्व रख रखी थी इस पीओके के लिए। यानी कि भारत मानता है पीओके अभी भी उसका अभिन्न हिस्सा है, इन फ्यूचर हम उसको ले ही लेंगे। तो 24 सीटों पे कोई हमारे यहाँ पे विधानसभा सदस्य नहीं होता था कश्मीर में, और ये खाली पड़ी रहती थी क्योंकि ये पीओके के लिए रख रखी थी। अब अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, और यहाँ पे टोटल सीटें जो थी वो थी 46। और जम्मू जो है जिसमें हिंदू भी काफी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सीट थी 37। यानी कि इफेक्टिवली अगर इनको बोले हम तो 83 सीट हो गई। और पहले लद्दाख भी जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट माना जाता था, तो 4 सीटें होती थी लद्दाख की, राइट। अब जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आता है 2019 में, उसमें कहा जाता है कि कश्मीर की जो टोटल सीट है 107, उनको कर दिया जाएगा 1114, यानी 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो देखिए 107 सीटें कैसी थी, आप खाली कश्मीर को देखना है, जम्मू एंड कश्मीर को। तो 83 तो ये सीट हो गई और 24 ये हो गई, तो ये हो जाती है टोटल 107। अब इसमें 7 सीटें बढ़ेंगी क्योंकि लद्दाख तो अलग हो गया, तो लद्दाख को नहीं छेड़ेंगे, 4 सीटें उसकी अलग ही होंगी, तो उसके बारे में नहीं आया है बात, हम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो 7 जो सीटें बढ़ेंगी, तो आप 107 से कर रहे हो 114। अब ये 24 में तो सीट बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो हमने रिजर्व और खाली रख रखी हैं। तो सीटें जो बढ़ेंगी इफेक्टिवली वो यहां बढ़ेंगी, यानी 83 से कितनी हो जाएंगी,
90 हो जाएंगी, 7 सीटें बढ़ेंगी। और ये जो सीटों का बढ़ाने का काम है ना, यही करना है डीलिमिटेशन कमीशन को। यही काम होता है परिसीमन आयोग का, कि जो डिसाइड करता है किसी स्टेट में कितनी एमपी सीट होंगी, कितनी एमएलए सीट होंगी। तो यही सहमति बनी है इस मीटिंग में कि डीलिमिटेशन कमीशन अपना काम करेगा, और अगर एक बार ये सीट डिसाइड कर देगा तो यहाँ पे होंगे चुनाव, और चुनाव के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है, यही मैं आपको डिफरेंस समझाने वाला हूं अगली स्लाइड में, कि यहां पे होंगे चुनाव और सीएम बन सकेगा, चुनी हुई सरकार यहां पे काम कर सकेगी। तो ये इशू इतना सा बस आपको समझना है कि जो 83 सीट हैं अभी इफेक्टिवली जम्मू एंड कश्मीर में, वो हो जाएंगी 90। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो 5 अगस्त वाले 370 के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी क्या स्थिति है, तो ये ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये है लद्दाख, जो बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें आप ध्यान रखना, लेजिस्लेचर नहीं है, विधानसभा नहीं होगी, यानी कि ये सीधा केंद्र ही क्या करेगा, इसको देखेगा। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी बनाया तो गया है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश ही, लेकिन इसके पास होगी खुद की लेजिस्लेचर, और जैसे ही लेजिस्लेचर होगी तो इसके पास होगा खुद का सीएम। ठीक है, यानी कि अब जो है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, जैसे पांडिचेरी या पुदुचेरी, और फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे जिनके पास खुद की विधानसभा होगी और खुद का सीएम होगा। हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ पे चुनी हुई सरकारें होंगी। तो अब जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसके चुनाव कराने पड़ेंगे, और उन चुनावों को कराने से पहले भारत सरकार चाहती है कि यहाँ पे क्या हो, डीलिमिटेशन हो, परिसीमन हो, नंबर ऑफ सीटें जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए, यानी कि वो 83 से कितनी करी जाए, 90 करी जाए। तो अब इसमें इशू क्या था, डीलिमिटेशन में ऐसा क्या दिक्कत आ रही थी, वो समझते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे। तो देखिए, जो डीलिमिटेशन होना है ना, अभी हमने समझा जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति। तो कश्मीर मैंने आपको बताया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और उसमें आपको देखा आपने 46 सीटें हैं, जबकि जो जम्मू है जहां पे हिंदू भी काफी अच्छी संख्या में रहते हैं, वहां पे मात्र 37 सीट हैं। यानी कि अगर आपको सरकार बनानी है कश्मीर में, आज से पहले अगर हम बात करें 2019 से पहले की, तो अगर आपने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर दिया कश्मीर में, तो आपको आराम से आप अपनी सरकार बना सकते हो। यानी कि कश्मीर से ही मोस्टली जो सरकार थी ना, वो बनती थी जम्मू एंड कश्मीर में। और जो खास करके पार्टीज हैं, खास करके जैसे बीजेपी हो गई या फिर और राइट विंग डोमिनेटेड जो पार्टीज हैं, वो चाहती थी कि यहाँ भी सीटें बढ़ें हिसाब से, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, ताकि ये जो है अकेले कश्मीर से डिसाइड ना हो जम्मू में कौन सी सरकार बननी है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें इसका भी रोल हो। तो जो ये 7 सीटें बढ़ रही है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ही बढ़ने वाली हैं। 5 से 6 सीटें यहीं पे बढ़ेंगी, एक सीट ज्यादा से ज्यादा यहाँ बढ़ सकती है, या हो सकता है 7 की 7 सीटें भी यहीं बढ़े जम्मू में। तो यही डिसाइड करना है डीलिमिटेशन कमीशन को, और इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि जो कश्मीर से पार्टीज आती हैं, जो आज तक सीएम बन रहे हैं वो मोस्टली कश्मीर से ही बन रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि कश्मीर का बाहुल्य बना रहे, जबकि भारत सरकार चाहती है कि जम्मू उसको बैलेंस करे। तो ये पूरा इशू है, और इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, डीलिमिटेशन की अगर बात करें तो वो होता है प्रोसेस ऑफ डिमार्केशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज। मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं सिंपल वर्ड में, तो आपके जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, जैसे एक एमएलए कितने ज्योग्राफिकल रीजन से आएगा, या फिर एक एमपी जो है उसके पास कितना एरिया रहता है, कितने एरिया के लिए एक एमपी होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये बाउंड्रीज का निर्धारण कौन करता है, यही करता है डीलिमिटेशन कमीशन या फिर परिसीमन आयोग। तो अगर इसके पीछे का तर्क मैं आपको समझाऊं, तो डीलिमिटेशन के पीछे का तर्क है कि एक वैल्यू होनी चाहिए एक वोट की पूरे भारत में। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये राजस्थान है और ये यूपी है, ठीक है। तो यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, मान लेते हैं यहाँ पे टोटल 20 लोग रहते हैं, जबकि राजस्थान की अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन कम है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 लोग रहते हैं। तो इन 10 लोग के पास 10 वोट हैं, तो एक वोट की कीमत, अगर मैं एग्जांपल में कहूं कि एक एमएलए चुन सकता है एक आदमी, तो यहाँ पे टोटल कितने एमएलए हो जाएंगे, 10 एमएलए होंगे राजस्थान के पास। तो उसी कॉन्सेप्ट से यूपी के पास कितने एमएलए होने चाहिए, 20 एमएलए होने चाहिए। यानी कि जो डीलिमिटेशन किया जा रहा है वो किसके हिसाब से किया जा रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो राजस्थान की पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहां पे लोकसभा सीटें कम है, जबकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। तो डीलिमिटेशन किया जाता है
उस पॉपुलेशन को या फिर उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। दूसरी अगर मैं बात कहूं, जैसे इसको और एग्जांपल से समझे हम, तो जैसे मान लीजिए 10,000 की पॉपुलेशन पे राजस्थान में एक समझ लेते हैं कि एक एमएलए चुना जाता है, ठीक है। तो 10,000 की पॉपुलेशन पे एक एमएलए अगर राजस्थान में है, तो यही 10,000 की पॉपुलेशन पे एक एमएलए होना चाहिए कहां पे, यूपी में भी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है परिसीमन का या फिर डीलिमिटेशन करने का, राइट। तो अब डीलिमिटेशन करने के पीछे 3 मेजर कारण होते हैं। तो अगर मैं आपको पहला समझाऊं, तो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या चेंज हो रही है, तो हर सेंसस के बाद जो हर 10 साल में आता है, आपको सीटें भी क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। तो सीट्स उसी पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, उसी पॉपुलेशन के रेशो में बढ़ेंगी। इसके पीछे आपको लाना पड़ेगा डीलिमिटेशन कमीशन, ताकि वो देख सके कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है पर्टिकुलर एरिया में। दूसरा रीजन होता है, जैसे एससी और एसटी जो है पॉपुलेशन, उनकी सीटें फिक्स रहती हैं, चाहे वो आपका पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, विधानसभा हो किसी भी राज्य की। तो इनमें जो नंबर ऑफ सीट हैं वो फिक्स रहती हैं एससी एसटी के लिए, और ये डिसाइड होती है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो उनकी पॉपुलेशन भी चेंज हो रही है, तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपको इनकी सीट भी क्या करनी पड़ेंगी, एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो ये होता है दूसरा इसके पीछे लाने का कारण। तीसरा जो तर्क होता है वो होता है कि अपने यहाँ पे माइग्रेशन चलता रहता है, यानी कि जो शहरों की तरफ, चाहे वो रूरल से अगर बात करें तो वो शहरों की तरफ लोग पलायन करते हैं, या फिर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ पलायन करते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन चेंज हो रही है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन चेंज हो रही है। तो इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही अपन क्या करते हैं, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी उसका निर्धारण करते हैं। तो इस चेंज के कारण ही आपको डीलिमिटेशन कमीशन लाना होगा हर 10 साल में, ताकि वो देख सके कि कितना चेंज आया है और कितनी यहाँ पे सीट बढ़नी या घटनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये होता है डीलिमिटेशन। अब बात करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन की। तो देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है डीलिमिटेशन का। जो सीट्स आप बढ़ाते हो, बहुत सेंसिटिव होने के कारण कोई भी स्टेट या फिर सेंटर की गवर्नमेंट जो है वो इसको नहीं लाती है, ये लाया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, यानी कि लॉ बना के लाया जाता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है आर्टिकल 82 के तहत, और इसके तहत पार्लियामेंट बनाती है इस आयोग को। और आर्टिकल 170 इसके तहत जो स्टेट्स हैं उसमें आपकी जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका निर्धारण किया जाता है इसी डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। अब इस डीलिमिटेशन कमीशन की हम बात करें तो ये बहुत ही हाई पावर्ड बॉडी है, यानी कि इसकी अगर आप देखें जो इसके ऑर्डर्स होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, यानी कि अगर इसने कह दिया कि इतनी सीटें होंगी तो उतनी करनी ही पड़ेंगी, और उसको आप ना तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हो, ना ही इसमें पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट कर सकती है। यानी कि एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दिया परिसीमन आयोग ने, डीलिमिटेशन कमीशन ने, तो फिर ये खुद की भी नहीं सुनता है, ठीक है। किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, ना ही इसमें पार्लियामेंट कोई तब्दील कर सकता है, कोई अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो ये था डीलिमिटेशन कमीशन। अब बात करें इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो देखिए मेंबर की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, जो इसका चेयरमैन होता है, वो रिटायर भी हो सकते हैं या फिर वो सर्विंग जस्टिस भी हो सकते हैं। उसके अंडर में अगर हम बात करें तो सीईसी ऑफ इंडिया, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और जिस स्टेट में परिसीमन होना है, डीलिमिटेशन होना है, उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जहां पे क्या हो रहा है, डीलिमिटेशन हो रहा है। तो ये 3 तो हैं परमानेंट मेंबर, और इसके साथ ही यहाँ पे 5 एमएलए और 5 एमपी होंगे। जहां पे डीलिमिटेशन हो रहा है उस राज्य के 5 एमपी 5 एमएलए इनके साथ बैठते हैं, ठीक है। तो ये होता है डीलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं। तो अभी जो डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ये बिठाया गया था फरवरी 2020 में, और ये हैं जस्टिस रंजन देसाई, उनके अंडर में बैठा हुआ है जो अभी काम कर रहा है। तो इशू ये हुआ था कि जब रंजन देसाई जी या फिर जो ये डीलिमिटेशन कमीशन बैठक ले रहा था, तो इसमें जो 5 एमपी आने थे, इसमें से 3 एमपी जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर की, उन्होंने भाग नहीं लिया। तो इसी कारण भारत सरकार को इन लोगों को बुलाना पड़ा, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ के 14 रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनको समझाना पड़ा कि भाई डीलिमिटेशन नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे चुनाव नहीं हो पाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, और जब तक चुनाव नहीं होंगे चुनी हुई सरकार भी यहाँ पे नहीं बन पाएगी। अब हम बात करें डीलिमिटेशन कमीशन की, भारत के और जम्मू एंड कश्मीर के रेस्पेक्ट में थोड़े से चेंजेस होते हैं। अब हम इंडिया के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लॉ इनेक्ट कर सकती है और डीलिमिटेशन कमीशन बना सकती है। हालांकि जब फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन आया था तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था, और ये बनाया गया था 1952 में। अब उसके बाद जो सेंसस आते रहे, जैसे 1961 का सेंसस आया तो 1963 में बना, उसके बाद 1970 का सेंसस आया तो उसके बाद 1973 में बना, और फिर लास्ट जो डीलिमिटेशन कमीशन बना इंडिया में वो 2002 में बना।
अब बात करते हैं, जैसे 1971 की बात करें तो इसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन बना 1973 में, यहाँ पे 42वां संशोधन आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और इसमें कहा जाता है कि देखिए जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है इंडिया में, और पॉपुलेशन के कारण जैसे आपने देखा कि जैसे यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है अभी, तो यूपी के पास नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में 80, जबकि जो अच्छे स्टेट्स हैं जैसे सदर्न स्टेट्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं उनको डिसएडवांटेज फील होगा क्योंकि उनकी लोकसभा में सीटें कम हैं, तो वो पॉपुलेशन नहीं बढ़ा लें कहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्ट लाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें कहा गया कि 1970 के सेंसस के आधार पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या फिर जो पार्लियामेंट में सीटें हैं वो फिक्स कर दी जाती हैं 2001 तक। ठीक है, यानी कि अब ना तो 81 के सेंसस के बाद क्या होना था डिलिमिटेशन, ना ही 91 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना था, नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स कर दिया गया। अब कब होगा 2001 में, लेकिन 2001 में फिर से 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 2001, और उसमें बोला जाता है कि 1971 के सेंसस के आधार पे ही 25 साल और हम फ्रीज कर देते हैं नंबर ऑफ सीट्स को, यानी कि अब जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा वो 2026 में होगा, और वो किस आधार पे होगा 2021 के सेंसस के आधार पे होगा। इस यहां तक हम जो है सीटें फिक्स कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डिलिमिटेशन की स्थिति इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो अभी तक इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन बैठे हैं, आपने देखा 52 में, 63 में, 73 में और 2002 में। ठीक है, अब ये जो होता है हमने देखा आर्टिकल अंडर 82 के अंदर पार्लियामेंट इनेक्ट करती है, लॉ लाती है, और इस तरह से डिलिमिटेशन होता है। अब अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकसभा की सीटें हैं वो तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होती हैं, यानी अंडर 82 आर्टिकल 82 हम डिलिमिटेशन कमीशन बना सकते हैं, भारत के संविधान से बनती हैं। लेकिन अगर असेंबली सीट्स की बात करें, विधानसभा की सीट्स की बात करें, तो वहां पे लगता है जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन एंड जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1957, इसके अंडर वहां पे होता था डिलिमिटेशन। और कितनी बार वहां पे डिलिमिटेशन हुआ है वो देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में पहला डिलिमिटेशन होता है 63 में, 73 में, फिर 1995 में लास्ट होता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब्दुल फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, उन्होंने 2005 में क्या किया, मतलब 2002 में बनना था डिलिमिटेशन कमीशन, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया यहाँ पे भी कि 2026 तक हम भी हमारे यहाँ पे सीट जो है नंबर ऑफ सीट आपने देखा इफेक्टिवली कितनी थी 83, यानी कि लद्दाख भी लगा लो अगर पिछली बात करें तो 87, तो उन्होंने फ्रीज कर दिया कि अब हमारी नंबर ऑफ सीट यही रहेंगी कब तक 2026 तक। लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन था, आपको मैंने बताया कि कश्मीर में कितनी सीट थी 46 और जम्मू में कितनी सीट थी 37, यानी कि यहां पे अगर कोई मेजोरिटी ले आता है तो उसी की सरकार बनेगी। और अभी तक जो कश्मीर में सरकार बनती थी वो यही कश्मीर की जो पार्टियां होती थी उन्हीं की बनती थी। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो फ्रीज किया था उसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी था, यानी कि ये 46 सीटें बरकरार रहें ताकि सरकार आसानी से बनाई जा सके, और जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें जम्मू का रोल थोड़ा सा कम रहे सरकार बनाने में। तो ये पॉलिटिकल रीजन था। लेकिन अभी आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, और उन्होंने कहा कि 83 से नंबर ऑफ सीटें बढ़ाएंगे हम, कितनी 90 हो जाएंगी, यानी कि 7 सीटें बढ़ेंगी। और ये 7 सीटें बहुत प्रोबेबल है, बहुत ज्यादा चांसेज है कि जम्मू में ही जुड़े, 7 की 7 जुड़े, हो सकता है 5 जुड़े, 6 जुड़े, यानी इसका जो वजन है जम्मू का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये रीजन होने के कारण ये इशू पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाता है, जिसके लिए अभी सारे लीडर्स को बुलाया गया, उनको समझाया गया कि देखिए डिलिमिटेशन नहीं होगा तो चुनाव नहीं हो पाएंगे, और यही था इस मीटिंग में जो होना था। अब डिलिमिटेशन का मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मैं एक बार और बता दूं तो डिलिमिटेशन मैंने आपको बताया कि इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो लीगली बाइंडिंग है, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट भी उसको चेंज नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा कि डिलिमिटेशन के तहत अब क्या होगा, जम्मू का जो रोल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कश्मीर के टक्कर में आएगा या कश्मीर के समान हो सकता है। अगर हम बात करें कि डिलिमिटेशन क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि डिलिमिटेशन होने के पीछे कारण क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हर सेंसस के बाद क्या होती है, चेंज होती है, और उस पॉपुलेशन के हिसाब से ही नंबर ऑफ सीट्स भी क्या होंगी, चेंज होंगी, ऐसा प्रोविजन है। इसीलिए
डीलिमिटेशन कमीशन लाया जाता है। दूसरा जो रीजन है इसमें वो आप यहाँ पे समझ लीजिए, जो SC ST की सीटें होती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की बात करें, चाहे हम स्टेट जो लेजिस्लेचर होती है विधानसभा की बात करें, वहां पे रिजर्व रहती है, रिजर्वेशन रहता है, और ये रिजर्वेशन रहता है उनकी जनसंख्या के आधार पे। तो हर सेंसस में इन SC ST की जो पॉपुलेशन है वो भी चेंज होती है, तो इसके हिसाब से इनकी सीट भी चेंज होंगी। ये भी दूसरा मोटिव हो गया, इसीलिए डीलिमिटेशन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि SC ST की कितनी सीट होंगी। तीसरा जो बड़ा मेजर कारण है कि क्यों डीलिमिटेशन कमीशन बैठाना चाहिए, उसके पीछे है कि भारत में माइग्रेशन भी बहुत होता है, यानी चाहे वो रूरल से अर्बन की तरफ हो, चाहे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बात करें तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ लोग जो हैं उनका मूवमेंट चलता रहता है। तो नंबर ऑफ पीपल जो है वो इधर चेंज होते हैं, कभी इधर चेंज होते हैं, तो इनके हिसाब से आपका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो भी थोड़ा सा क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो इसीलिए डीलिमिटेशन कमीशन बिठाते हैं। तो ये कुछ कारण है डीलिमिटेशन बिठाने के। अब हम बात करें, हमने ये भी देख लिया पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव इशू रहता है और स्टेट और जो सेंटर है वो जल्दी से डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बिठाते हैं। पार्लियामेंट एक एक्ट लाती है, उसके बाद ही डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता है। तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है डीलिमिटेशन। और क्यों सेंसिटिव है ये भी हमने समझ लिया, क्योंकि वहां पे कश्मीर जो है उसके पास सीटें बढ़ने के चांस हैं, जो अभी 37 है वो बढ़ सकती हैं। और उसके बाद खास करके ऐसी पार्टीज जिनका वर्चस्व कम है जम्मू एंड कश्मीर में और जिनका ज्यादा है वर्चस्व जम्मू में, जैसे कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनको फायदा मिलने वाला है इस डीलिमिटेशन से। और जो पार्टीज हैं, जो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो हमेशा वहां पे गवर्नमेंट बनाती हैं, उनका थोड़ा सा रोल हो सकता है कम हो, और इसीलिए इन इश्यूज पे सहमति बनाने के लिए ये हाई लेवल मीटिंग की गई थी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कश्मीर का इशू। तो मिलते हैं नेक्स्ट इशू में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।